बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा होने वाली है। 3:30 बजे चुनाव आयोग इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हम महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे थे, ब्रेक से पहले कुछ चर्चा हुई दोनों दलों में। फिलहाल तो जो है सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही है, फिर अपने उम्मीदवार तय करने के लिए अब तेज प्रयास होंगे। अब दो बड़े इंटरेस्टिंग बयान थे, मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था, वो आपको सुनवा देता हूं। शरद पवार साहब कह रहे हैं मेरी उम्र पर मत जाना, जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं लाऊंगा डटा रहूंगा, कहीं जाने वाला नहीं हूं। और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं ये दाढ़ी बहुत चुभती है सबको, ये दाढ़ी की वजह से ही महाराष्ट्र में विकास की रफ्तार बढ़ी है और इसी दाढ़ी ने तुम्हारी महाविकास आघाड़ी को गड्ढे में डाला था। अब महाराष्ट्र को दाढ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी की लड़ाई है। दोनों बयान सुन लीजिए। माझी दाढी त्यांना खुपती आहे, सारखं दाढीवर बोलतात, माझी दाढी खुपते। अरे पण मी सांगतो, होती दाढी म्हणून तुमची उद्ध्वस्त केली महाविकास आघाडी आणि महाविरोधी आघाडी। आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची जोरात धावू लागली गाडी, ही दाढीची करामत आहे। आणि म्हणून मला हलक्यात घेऊ नका, परत एकदा सांगतो। आता मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा। तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे। 84 हो 90 हो, हे म्हातारं काही थांबवत नाही। हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही। तुम्ही त्याची काळजी करू नका। या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल। अलोक साहब, सीएम तो शिंदे साहब ही हैं और मुख्यमंत्री जो होता है उसके जब चेहरे पर चुनाव के अंदर जाया जाता है तो बहुत कुछ उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अभी सरकार कैसी चली है ये 2-2.25 साल, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है चुनाव के ऊपर। जो फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे कल रात में फैसला लिया कि भाई टोल फ्री कर दिए, मुंबई में आने वाले 5 टोल फ्री कर दिए। ओबीसी में क्रीमी लेयर की जो है वो बढ़ा दी गई है, लिमिट 15 लाख करने की सिफारिश कर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं को लड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपया जो है महीना वो ऑलरेडी दिया जा रहा है। तो इन सब का भी कोई इम्पैक्ट रहेगा ना सर? जाहिर है, खासतौर से इस तरह की जो योजना होती है, लाडली बहन योजना, तो हमने मध्य प्रदेश में देखी थी। हालांकि वो लंबे समय से वहाँ चल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जो चल रहा है, खासतौर से आपने चर्चा की, उन्होंने कहा दाढ़ी वाले की चिंता है। आपने भी कहा कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र से पहले बीजेपी चाहती है कि नहीं चाहती है उनको मुख्यमंत्री के तौर पर, ये पॉइंट पे आते हैं ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टनर के तौर पर काम कर रही है। टिकट उसको सबसे मतलब सीट से सबसे ज़्यादा ले रही है, तो वो किस तरह से लड़ेगी। और 5 साल तक 4 साल तक देवेंद्र फडणवीस साहब अपना दुख तकलीफ जब्त करके बैठे, तो उस सब के भी मायने बहुत सारे हैं। और महाविकास आघाड़ी के तो अपने चलते ही रहते हैं, मतलब उसमें तो सामान्य है ये विवाद चलना, पार्टी की टिकटों को लेकर फिर बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ पर। कांग्रेस में के जो ये वैसा कि वैसा है कि कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि सेंट्रल लीडरशिप अलग तरीके से चलती है और स्टेट लीडरशिप अलग ट्रैक पर चलती है। बीजेपी में ये फायदा है कि वहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप और बीजेपी की स्टेट लीडरशिप के ट्रैक में कोई फर्क नहीं है। और अगर होगा भी तो सेंट्रल लीडरशिप ने जो तय कर दिया उस ट्रैक पर चलेगा। यहाँ तो दूसरे लेवल पर चला गया सर मामला महायुति में। एकनाथ शिंदे भी सेंट्रल लीडरशिप अपनी दिल्ली मानने लगे हैं। हाँ, तो इसलिए तो बेहतर बात है ना। तो उससे तो ज्यादा एक मजबूत गठबंधन होगा। अब वो किस तरह से चलता है, अब आज की तारीख में तो चुनावों पर कुछ ऐलान नहीं किया जा सकता। वैसे अब तो बहुत खतरनाक हो गया। फिर भी कोई असेसमेंट नहीं, मैं तो हमेशा यही बात जनरली भी कहता हूँ कि चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। ठीक है, आगे पीछे कौन चल रहा है आपके हिसाब से? यदि लोकसभा के हिसाब से देखें तो महाविकास आघाड़ी मुझे अब भी आगे लगती है। वही अब ट्रेंड कंटिन्यूज। हरियाणा के बाद भी अब वो तो चुनाव कैसे आगे बढ़ते हैं, आज की बात हम कर रहे हैं, आगे चुनाव कैसे बढ़ता है, लेकिन जो योजना की परिणाम तक तो बहुत बदल सकता है। परिणाम अभी आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी ऑपोजिशन आगे है, मजबूत परिणाम तक मजबूत है। ठीक है सर। अब ये तो विजय जी की ही महानता है कि जो महाविकास आघाड़ी में तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, उधर तो चलेगा, लेकिन इधर वाला जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी चिंता ज्यादा बड़ी है। तो ये तो बड़े पत्रकारों का अपना लक्षण है एनालिसिस का, और ये इसमें इनको महारत हासिल में क्या कह सकता हूं। हालांकि इसमें ये भी सही वो भी सही तो बड़ी सुंदर कविता है।
पहले तो एक दाढ़ी पर मुझे अभी ना एक बड़ी सुंदर कविता मिली है, कहाँ चली गई है दाढ़ी वाली कविता। तो काका हाथरसी की एक कविता मैंने पढ़ी, अब वो चली गई भाई, अभी निकाला था। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दाढ़ी रखिए बिन दाढ़ी सब सुन, और फिर उसमें उदाहरण दिया है कि दाढ़ी नहीं होती तो विनोबा भावे नहीं बनते, वशिष्ठ मुनि राम के गुरु नहीं बनते, इसलिए जैसे औरत साड़ी में अच्छी लगती है पुरुष दाढ़ी में अच्छे लगते हैं, काका हाथरसी ने लिखा है। तो ये पूरी तरह से व्यक्तिगत छवि को दुरुस्त करने का अवधेश जी का प्रयास है। तो इसलिए जो लोग दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, वहां दाढ़ी वाला सीएम चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सवाल बन गया। ऐसा है, शरद पवार जी कह रहे थे कि हम जब तक महाराष्ट्र को पटरी पर नहीं लाएंगे, अब देखिए महाराष्ट्र को पटरी पर चाहिए तो आगे वही होगी। रेजर आज समय वैसे ही कम है अच्छा, आपकी। महाराष्ट्र को पटरी पर लाने का उनका तरीका यही था कि 2014 में वो तैयार हो गए थे कि शिवसेना अलग होती है तो भाजपा के साथ मुझे जाना चाहिए, उन्होंने बयान भी दे दिया था। और 2019 में जो अजीत पवार ने शपथ ग्रहण लिया था उनकी सहमति से लिया था, और बाद में उन्होंने उनकी ऐसी बेइज्जती की कि आज तक वो सूल मतलब वो कांटे की तरह चुभता रहा। और इस बार भी जो विद्रोह हुआ है वो उनकी जानकारी में हुआ, जो खबर आ रही है कि उनको पूरी जानकारी थी। सुप्रिया सुले लास्ट में बोलने गई थी कि अब जो है वो नहीं चाहते हैं, लेकिन हुआ कि नहीं जाएंगे। तो चूंकि नरेंद्र मोदी इनकी बहुत सम्मान इनका करते थे, जो कुछ भी बात होती थी तो कभी उन्होंने बाहर नहीं किया, लेकिन जब इन्होंने बाहर करना शुरू किया तो ये पटरी पर लाने की जो ये राजनीति है ना कि इधर भी उधर भी, और महाविकास अघाड़ी की सरकार में होते हुए भी बीजेपी से बात करते रहना, वो अगर पटरी पर लाना है तो महाराष्ट्र के लोग, लोकसभा चुनाव में एक अलग परिस्थिति थी, हरियाणा ने दिखा दिया है कि इवन जाट कम्युनिटी भी जाटों के नाम पर चुनाव में अगर विधानसभा में एक होकर वोट देने के लिए तैयार नहीं है, बट रही है, दलित और पिछड़े अगर बट रहे हैं, तो यह देश का वायुमंडल लोकसभा चुनाव के बाद बदला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में नहीं थी सर, माफ कीजिएगा, हाँ सरकार में वहां भी थी, लेकिन यहाँ पर वो तोड़फोड़ वाला फैक्टर भी तो है ना। यहाँ बहुत कुछ फैक्टर है, हरियाणा से ज्यादा तोड़फोड़ कहीं हुआ ही नहीं है। 35 नेताओं को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग अलग पार्टी से लाके शामिल किया था, वो हमारे ध्यान में नहीं आया। तो आया राम गया राम। महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव को, इसलिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, समीकरण इसमें बदला हुआ है, तो वो केवल वोटों के समीकरण के आधार पर। लेकिन अब मुद्दे इसलिए बदल रहे हैं कि इस समय देश की जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन्होंने जो असर डाला है, जो धर्म यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, जो सिर तन से जुदा हो रहे हैं, मुंबई से औरंगाबाद से मुंबई तक की जो यात्राएं निकली हैं, उस दिन मोदी जी ने जो असर रहेगा, बिल्कुल असर रहेगा। महाराष्ट्र में मोदी जी ने कहा है कि एक तरफ तो जाती है तो आप न महाराष्ट्र में 13% मुस्लिम वोट है सर, कोई 11.5 कहता है 12%, लेकिन उसमें सुनिए, उसमें 70% मुसलमान शहरों में केंद्रित हैं, 30% महाराष्ट्र में विभाजित है, यह हमेशा ध्यान रखिए। और जो हिंदू वोट है वो 84% है, वो शहर और गांव दोनों में विभाजित। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, समीर जी आपको ज्यादा बताएंगे। बीजेपी ने क्यों कहा था 14 अभी लोकसभा में जब सीटें हारने की, वोट जिहाद किया मुसलमानों ने उनके खिलाफ कि भाई एक लोकसभा सीट और 5 असेंबली सेगमेंट जो है लीड कर रही है, लेकिन 2 में एक असेंबली सेगमेंट में जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लोकसभा में नहीं कर सकते हैं। वोट लेके गए थे, लोकसभा में 2 ही 1,90,000 वोट मिल गया था एक तरफा उस सीट के अंदर, मालेगांव के अंदर, और वो भारतीय जनता पार्टी सीट हार गई थी वहां से, केंद्रीय मंत्री हारे थे मोदी सरकार के। देखिए महाराष्ट्र के अंदर इस बहुत अलग राजनीति, अगर दूसरे राज्यों से अगर आप तुलना करोगे तो वहाँ क्षेत्रीय दल बहुत अपने आप में मजबूत है। शिवसेना का एक मजबूत आधार रहा है, एकनाथ शिंदे का एक अपना अलग रोल है, शरद पवार की एक अपनी अलग भूमिका है, अजित पवार इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग भूमिका बना के रखी है। और महाराष्ट्र एक ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में जहाँ कांग्रेस के एक अपनी अलग स्ट्रांग होल्ड है। आप कांग्रेस को महाराष्ट्र में किसी स्थिति में खाली पहले सर ये क्लियर कर ले, इस महाविकास आघाड़ी में नंबर 1, 2, 3 कौन है? देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा दल अगर कोई महाराष्ट्र का है, पूरे महाराष्ट्र का कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो शहरों की हो चाहे ग्रामीण की हो, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे को भी साथ में लेकर चलना है और अजित पवार को भी लेकर चलना है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर सब जगह उपलब्ध होगा। एकनाथ शिंदे का पॉकेट में बटा हुआ है, अजित पवार का पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बटा हुआ है, और यही कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस विदर्भ में बहुत स्ट्रांग है, जहां भी वो जीती है वहां से 62 सीटें आती है।
पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक नाथ शिंदे कोंकण और ठाणे में ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वोटों का इन 6 ट्रांसफर पार्टियों में पैन महाराष्ट्र पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई पश्चिम दौरान नहीं। महाराष्ट्र में ही तो अजीत पवार का भी है ना, उसमें शरद पवार तो का बड़ा इसलिए- हिस्सा है। इसलिए वो तो अब एक पक्षीय भारतीय नहीं जनता हो पार्टी सकता। बड़ी पार्टी होने के कारण ही सबसे ज्यादा सीटें जीतती है। 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसी कारण जीतती है कि भारतीय जनता पार्टी बंबई की भी है, विदर्भ की अभी भी आप मानने के लिए तैयार हैं बीजेपी एक बार फिर 100 के ऊपर स्कोर करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 90 से 105 के बीच में सीटें रह सकती है। और देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, अभी भी समय है, तो ये आप तय मान के चलिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि इस बार हमें बिना दाढ़ी का मुख्यमंत्री चाहिए। कौन चाहती है? महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि इस बार हमें बिना आपने दाढ़ी का तो मुख्यमंत्री चाहिए। आप जनता की तरफ से बोल दिया आपने। नहीं, जनता की मांग है। जनता कह रही है कि जिस तरीके से 2014 से लेके 2019 तक का देवेंद्र फडणवीस का जो कार्यकाल रहा शिंदे जी एक था, जनता उसे याद कर रही है। आगे इस पर बात करते हैं। आपने कहा शिंदे की बीजेपी आज की परिस्थिति स्थिति में आपको लगता है 90 से 105 122 क्यों नहीं आएगी? ठीक है, आप कह रहे हैं कि 125 के करीब दावा बनता है। मेरा ये मानना है कि 122 उतनी सीटों पर वो बहुत मजबूत लड़ ठीक है। बहुत मजबूत।